शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। इस वीडियो में बाबा रामदेव शरबत जिहाद के नाम से जिस शरबत का जिक्र कर रहे हैं उसका नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बाबा रामदेव के इस एड के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद खूब सारी प्रतिक्रियाएं आई। लोगों ने अलग अलग तरह की बातें लिखी और एक कैंपेन भी चलाया गया रूह अफ़ज़ा को लेकर। रूह अफ़ज़ा वो शरबत जो हमारे देश के लगभग हर इलाके में अलग अलग मौकों पर इस्तेमाल किया जाता है और पिछले कई सालों से किया जा रहा है, जो कि शायद बाबा रामदेव के इस न्यूली लॉन्च शरबत का एक मुख्य प्रतिद्वंदी भी है। आज के इस वीडियो में रूह अफ़ज़ा की कहानी जानेंगे, कैसे एक दवाई देश भर में इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वो शरबत की तरह इस्तेमाल किए जाने लगी। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू आज की डेट में रूह अफ़ज़ा बनाकर रूह अफ़ज़ा बनाने वाली कंपनी हमदर्द अपने पास इकट्ठा करती है। बात है साल 1907 की। दिल्ली की गर्मियों का मौसम है। गर्मियों में दिल्ली के एक हकीम साहब हैं, हकीम हफीज। हकीम साहब एक दवाई का निर्माण कर रहे हैं। उस दवाई में वो बहुत सारे फलों को लेते हैं, फूलों को लेते हैं, जड़ी बूटियों को लेते हैं, सबको एक साथ घोट देते हैं। अब ये दवाई अपने मरीजों को वो पिलाना शुरू करते हैं ताकि उनके मरीज गर्मी से लड़ सके, शरीर ठंडा रहे और हाइड्रेटेड महसूस करें। 1 साल बाद ये दवाई मरीजों के बीच में इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है कि लोग इसे शरबत का नाम दे देते हैं। साल 1.5 साल बाद हकीम साहब के पास सिर्फ इस शरबत को दवाई के तौर पर लेने के लिए ही लोग आने लगे। हकीम साहब को रियलाइज हुआ कि अब इस शरबत की जो है सेल बढ़ने लगी है, तो उन्होंने इस शरबत को एक बोतल में पैक कर बेचना शुरू किया। नजदीकी दुकान से उसकी पैकेजिंग करवाई, उसके ऊपर नाम लिखवाया, उसको नाम दिया गया रूह अफ़ज़ा, यानी कि वो शरबत जो आपकी सोल को, आपकी रूह को रिफ्रेश कर दे, एकदम से ताजगी दे दे। रूह अफ़ज़ा की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के बाद हकीम हफीज ने इसे बेचना शुरू किया। साल 1922 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। रूह अफ़ज़ा की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में बढ़ती रही और कब देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा एक दवाई से शरबत में बदल गया, खुद हकीम हफीज को पता नहीं चला। लेकिन 1922 में हकीम हफीज की मौत हो गई और इसके बाद उनकी पत्नी ने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर हमदर्द ट्रस्ट की स्थापना की। हमदर्द ट्रस्ट के अंडर इस कंपनी ने रूह अफ़ज़ा का निर्माण शुरू रखा। हमदर्द ट्रस्ट ने अपने कोर को ना छोड़ते हुए मेडिसिन यानी कि दवाइयों का भी निर्माण किया, लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश की गई और रूह अफ़ज़ा हमदर्द का बहुत सारे बिजनेसेस में से एक बिजनेस बन गया। साल 1947 में देश का विभाजन हुआ। हकीम हफीज के 2 बेटे अब्दुल हमीद और मोहम्मद साइद, दोनों ने ही अलग अलग फैसले लिए। अब्दुल हमीद ने भारत में रहने का फैसला लिया तो मोहम्मद साइद ने पाकिस्तान जाने का फैसला लिया। लेकिन इन दोनों ही अलग अलग फैसलों के बावजूद भी कोई चीज अलग नहीं हुई, तो वो था रूह अफ़ज़ा का निर्माण। सीमाओं के आर पार पाकिस्तान में भी रूह अफ़ज़ा का निर्माण यूं ही चलता रहा और लोगों तक रूह अफ़ज़ा को पहुंचाना जारी रखा मोहम्मद सैयद ने। तो हिंदुस्तान में हमदर्द ट्रस्ट के अंदर अब्दुल हमीद ने रूह अफ़ज़ा को और ज्यादा एक्सपेंड करना शुरू किया। देखते ही देखते रूह अफ़ज़ा पूरे देश का सबसे पसंदीदा शरबत बन गया। साल 2021 में हमदर्द ट्रस्ट ने, जो कि अब अलग अलग बिजनेसेस करता है, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ रूह अफ़ज़ा बेचकर किया। हमदर्द ट्रस्ट के जानने वाले लोग और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमदर्द ट्रस्ट रूह अफ़ज़ा बेचकर कमाए जाने वाले पैसे का 85% पैसा चैरिटी में डोनेट कर देता है। तो ये है रूह अफ़ज़ा की कहानी, जिसको शायद शरबत जिहाद के नाम से बाबा रामदेव प्रचलित कर अपने नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर साझा कर सकते हैं।